गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी, क्या हाल है? पहले तो ये बताओ होमवर्क क्या था? पीछे कौन है ये? अभी बहुत कुछ देखेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले तो कर लेते हैं डिस्कशन, फिर इस पार्ट पर आएंगे। डिस्कशन कर लेते हैं 1 to 10। मजा आया क्या थर्मो सॉरी एटॉमिक के क्वेश्चन करने में? 1 to 10। S2। बोलिए, डाउट्स बोलिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला जो शायद कर भी चुके हैं हम क्लास में। फर्स्ट तो क्लास में ही कर चुके हैं भाई। कौन डाउट पूछ रहा उसमें? क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। वो भी लगभग 1 की तरह ही है। अल्फा पार्टिकल है जिसको हमने 2 × 10⁻⁶ वोल्ट से एक्सिलरेट किया, तो इस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? Q × V। और अल्फा पार्टिकल पर चार्ज होता है +2, तो 2 × इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट पुट करें तो 2 × 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन होता तो डायरेक्ट वोल्ट के बराबर, अल्फा पार्टिकल पर +2 चार्ज है इसीलिए 2 का फैक्टर आ गया, यानी इतना इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। यहां तक ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट तो आई गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। स्टार्टिंग में ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। अब एक और, यानी ये फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये आ गया। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, पहले मैं कर रहा हूं थर्ड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट क्या है कि बताओ क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस का मतलब जब काइनेटिक एनर्जी पूरी किस में कन्वर्ट हो जाए? पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी है 4 × 10⁻⁶। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमेशा इसलिए लिख रहा हूं, जूल में चाहिए तो कन्वर्ट कर लेना। इक्वल्स टू के अल्फा पार्टिकल पर चार्ज 2e, और सिल्वर के एटम पर चार्ज 47e, जेड की वैल्यू 47 डिवाइडेड बाय आर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करोगे तो एक ई तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी की वैल्यूज पुट कर दो। ये हो गया थर्ड पार्ट। एक और पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट, कि जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है तो क्या होगा? तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो कुछ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो चुकी है। तो सेकंड पार्ट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है वो आपको निकालना है, यानी माइनस करना है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 4 × 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? के 2e 47e अपॉन आर की वैल्यू 5 × 10⁻⁻14। ये डिफरेंस निकाल लो।
इतनी थी, इसमें से इतनी पोटेंशियल है, तो रिमेनिंग अभी भी काइनेटिक में है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। नेक्स्ट, उसके आगे सुहेब का कहना है कि केवल क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है। बहुत बढ़िया जी। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे रखी है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो लाइट की वेलोसिटी से 1/275 टाइम्स है, यानी ये 3 × 10⁸ ये मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी पता चल गई। अब इससे कैलकुलेशन करो, इसको किसके बराबर करो, 2.188 इंटू 10⁶ एन, सॉरी Z/n, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। तो Z की वैल्यू तो हो गई 1 इंटू 1/n। यहां से आपको n की वैल्यू पता चल जाएगी। और फिर पूछा जा रहा है कि एंड द वेव नंबर ऑफ द रेडिएशन एमिटेड फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम द क्वांटम स्टेट n+1 से ग्राउंड। पहले n की वैल्यू निकालो। n की वैल्यू आ गई। अब n+1 से ग्राउंड का वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है, शायद बताया हुआ है यार मैंने, 1/λ। कोई पूछ रहा वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर इज 1/λ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, अगर कोई प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो हाइड्रोजन एटम बनेगा। इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आ रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आएगा तो हाइड्रोजन में उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, -13.6। -13.6 बाहर से जब अंदर आएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जस्ट उल्टा कह सकते हो। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब अंदर से बाहर ले जाना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, 13.6। तो बाहर से अंदर आएगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एमिट होगा, इक्वल्स टू hc/λ। फोटोन की वेवलेंथ पता चल गई, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब निकाल सकते हो। आसान आसान है भाई, क्वेश्चन आसान है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन जरूर है। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल में, कुछ इलेक्ट्रॉन सेकंड लेवल में, वो सब ग्राउंड लेवल में आ रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि कितने फर्स्ट लेवल में, कितने सेकंड लेवल में, किससे कितनी एनर्जी एमिट होगी, वो कैलकुलेट करो। क्वेश्चन नंबर 8 सही में इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 8 इंटरेस्टिंग है। सेवंथ का आगरा, सेवंथ का बॉम्बे, सब होगा बेटा। इसको ऐसे समझ लो, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर मैं कहता हूं कि सेकंड से 1 में कोई आ रहा है तो कितनी एनर्जी का फोटोन एमिट करता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन में, हाँ या ना। तो अगर एक एटम में इतनी एनर्जी एमिट हो रही है, एक एटम में, तो अगर n एटम्स है तो कितनी होगी, उससे मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ एटम्स से। अब आपको ये देखना है कि कितने एटम्स में इलेक्ट्रॉन सेकंड लेवल में है, कितने एटम्स में इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल में है, उससे करना है। सबका परसेंटेज दे रखा है यहां पर। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए यही कहूंगा कि किसी भी चैप्टर को देखना फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करो। एटॉमिक अब बीच में आ गया तो यहां से समझ में नहीं आएगा, फर्स्ट लेक्चर से एटॉमिक देखना स्टार्ट करो। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो आप वापस फर्स्ट लेक्चर से देख सकते हो, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो थोड़ा सा इससे अलग होगा एटॉमिक से। क्वेश्चन नंबर 8 बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8,
क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी जंप फ्रॉम 3 to 1, 3 से 1 में जंप कर रहा है, राइट। और इससे जो फोटोन एमिट हो रहा है, इससे जो फोटोन निकल रहा है, उसको हमने क्या किया, एक्साइटेड हीलियम प्लस। एक्साइटेड हीलियम प्लस मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट में है हीलियम प्लस में, यानी ग्राउंड में तो नहीं है। और आप सोचो कि एक्साइटेड अगर स्टेट है तो फर्स्ट की एनर्जी होती -54.4, सेकंड की -13.6, इसी तरह से आप थर्ड की 6.04 कुछ कह सकते हो, निकाल सकते हो। यानी कुल मिला के ग्राउंड में नहीं है तो फर्स्ट में, यानी या तो सेकंड में या थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ भी हो सकता है। और ये फोटोन क्या कर रहा है, उस ऑलरेडी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को फर्दर एक्साइट कर रहा है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को फर्दर एक्साइट कर रहा है। तो मतलब इसकी एनर्जी जो है, इस फोटोन की एनर्जी जो है वो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी से तो कम ही है, क्योंकि एक्साइट हो रहा है, फर्दर एक्साइटेड, आयोनाइज नहीं हो रहा है। मतलब इस फोटोन की एनर्जी यूं कह दो तो मान लो अगर इलेक्ट्रॉन n = 2 में है सपोज, तो 13.6 से कम एनर्जी आनी चाहिए, क्योंकि 13.6 से ज्यादा आई तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, और 13.6 से ज्यादा आई तो ये वाला, या अगर यहां पर है तो भी एक्साइट नहीं, आयोनाइज हो जाएगा। अगर इस फोटोन की एनर्जी 13.6 से ज्यादा है, अब हमें ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन 2 में है या 3 में है या 4 में है या 5 में है, बट अगर इस फोटोन की एनर्जी 13.6 से ज्यादा है तो चाहे वो 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, 5 में हो, वो आयोनाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। यानी इस फोटोन की एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इसकी एनर्जी 13.6 से ज्यादा हुई तो चाहे इलेक्ट्रॉन सेकंड में हो, चाहे थर्ड में हो, चाहे फोर्थ में हो, चाहे फिफ्थ में हो, ये फोटोन उसको आयोनाइज कर देगा, उसको बाहर निकाल देगा। यानी इसकी एनर्जी 13.6 से कम होनी चाहिए। अब सोचो कौन से एटम में 3 से 1 का जंप होगा और एनर्जी 13.6 से कम आएगी, कौन से एटम में 3 से 1 का जंप हो रहा और एनर्जी 13.6 से कम होगी। केवल हाइड्रोजन ही एक ऐसा एटम है जिसमें 3 से 1 का जंप हो और एनर्जी 13.6 से कम होगी। क्योंकि ये सोचो हीलियम में, अगर हीलियम प्लस की बात करूं तो 2 से 1 में ही एनर्जी कितनी ज्यादा 40 पॉइंट समथिंग एमिट हो जाएगी, 2 से 1 में। 3 से 1 में जंप करेगा तो एनर्जी अच्छी खासी वोल्ट होगी 48। यानी एक हाइड्रोजन ही एक ऐसा एटम है जिसमें 3 से 1 में जंप होने में एनर्जी 13.6 से कम होगी। दैट मीन्स ये हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है जिसमें 3 से 1 का जंप हो रहा है। अब यहां 3 से 1 का जंप हो रहा है और वो जो फोटोन निकल रहा है वो यहां पर किसी ऑलरेडी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को फर्दर एक्साइट कर रहा है, यानी दोनों का एनर्जी लेवल मैच करना चाहिए। तो हाइड्रोजन में 3 से 1 यहां पर किससे मैच करेगी उसकी एनर्जी, 2 से 6, 1 2 3 4 5 6, यानी हाइड्रोजन में 3 से 1 की एनर्जी जितनी है, एनर्जी का डिफरेंस, यहां उतना ही एनर्जी का डिफरेंस 2 से 6 का होगा, 2 से 6 का होगा। यानी यहां पर 3 से 1, वहां पर इलेक्ट्रॉन 2 से कहां जा रहा है, 6 में जा रहा है। ये हवा में ही होगा क्वेश्चन, ये हवा में ही होगा क्वेश्चन, पेन कुछ नहीं है, डेटा पता होना चाहिए आपको। यहां पर 3 से 1, यहां पर 2 से 6। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सोचोगे ढंग से तभी समझ में आएगा। यानी सोचो आंसर आ गया, ये वाला एटम कौन सा है, हाइड्रोजन, यानी इसका Z कितना है 1, यहां पर कहां से कहां जा रहा है 2 से 6, क्योंकि इस फोटोन की एनर्जी जितनी है वो फोटोन इस यहां पर इलेक्ट्रॉन को 2 से कहां लेके जाएगा, 6 तक। क्योंकि फोटोन देखो पूरा एब्जॉर्ब होता है, आधा फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो यहां पर जो 3 से 1 की एनर्जी का डिफरेंस है वो यहां पर 6 से 2 का है। यानी ये फोटोन
ये तभी एब्सॉर्ब करेगा जब ये 2 से 6 में जा रहा है, अदरवाइज ये वाला फोटोन ये इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब ही नहीं करेगा, अदरवाइज नहीं एब्सॉर्ब करेगा। और इससे ऊपर हुआ वो और आयोनाइज हो जाएगा, अगर 2 से ऊपर हुआ तो वो आयोनाइज हो जाएगा। 8th मैंने बता दिया। 9 तो आसान है। 10th क्वेश्चन नंबर 10th में थोड़ी इंफॉर्मेशन अलग तरह से दे रखी है, वैसे कुछ खास है नहीं, आप चाहो तो उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये 4 रिडबर्ग और 1 रिडबर्ग इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल। इसको कन्वर्ट करो तो ये कितना आ जाता है 8.72 इंटू 10 की पावर -18। ये क्या आ गई उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है इससे क्या Z निकाल सकते हो। 2.18 दे तो रखा, रिडबर्ग को कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी 4 रिडबर्ग और 1 रिडबर्ग इक्वल्स टू 1.18 2.18 इंटू 10 की पावर -18 मल्टीप्लाई कर दिया 8.72 इंटू 10 की पावर -18। इसको आप इससे Z निकाल लो, आयोनाइजेशन एनर्जी यानी ये जूल में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10 की पावर, सही किया, तो ये कितना आ जाएगा, वही शायद 54 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो तो ये 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एक तरह से हीलियम वाला केस हो गया, नहीं, यानी कुल मिला के इंफॉर्मेशन वही है, हीलियम प्लस वाला केस है। अरे अब कुछ भी डेटा दे सकता ना, मैं कह दूं ये वैल्यू इतनी और उसके बाद कह तो रखा है रिडबर्ग किसके बराबर है, दे रखा है 1 रिडबर्ग इक्वल्स टू दिस वन, तो 4 रिडबर्ग किसके बराबर हो गया, इतने जूल के बराबर, उसको सॉल्व कर दो। चलिए डन। शीट के क्वेश्चन नहीं हो पाते, अगर कम हो रहे हैं, टाइम ज्यादा लग रहा है, बार बार करो बेटा, सॉल्यूशन सुनो फिर वापस से करो, ज्यादा प्रैक्टिस करो। कार्तिक के क्वेश्चन में दे रखा है 1 रिडबर्ग, 1 रिडबर्ग का डेटा क्वेश्चन में दे रखा है, मुझे नहीं बताना है। क्वेश्चन में 1 रिडबर्ग इक्वल्स टू सारी वैल्यूज दे रखी जिसे यूज करना है। आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए मैंने कहा था कि कुछ नहीं दे रखा है तो आयोनाइजेशन कहां से होना चाहिए, ग्राउंड से। अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो आयोनाइजेशन मतलब कहां से आयोनाइज कर रहे हैं हम, n इक्वल्स टू 1 से, बात खत्म। वेव नंबर इज नथिंग बट 1 अपॉन लेमडा, वेव नंबर इक्वल्स टू 1 बाय लेमडा, बस फॉर्मूला याद करो, दैट्स इट। व्हाट इज वेव नंबर, वेव नंबर इक्वल्स टू 1 बाय लेमडा, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। हाँ प्रणय कह रहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला टॉपिक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो, वाह बेटा ग्रेट। एक काम करना बेटा, तुम लास्ट लेक्चर को पूरा देख लेना, शॉर्ट में कुछ नहीं होता, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, एग्जाम में तुम्हारी रैंक शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो तो लास्ट क्लास में क्या बताया था मैंने, लास्ट क्लास में मैंने क्या समझाया था, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन लाइट की तरह बिहेव करता है। जब यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट में हम
इलेक्ट्रॉन को पास करते हैं तो वो इंटरफेरेंस शो करता है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी ज्यादा, कहीं पर कम। चलो उसका एक वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूं, उसका एक वीडियो यहां पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। जो कि या डी ब्रोगली जो एक्सपेरिमेंट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये मार्बल, जस्ट अ मिनट, आपके कमेंट दिखना बंद हो गए यार। ऑडियो नहीं है बेटा, ऑडियो बहुत कम है। तो ये डबल स्लिट हो गया। रुको आप, ये क्या था? ये डबल स्लिट, कुछ इस स्लिट से जा रहे हैं, कुछ स्लिट से जा रहे हैं, दोनों का एडिशन हो गया। अब हम बात करेंगे वेव की। सिंगल स्लिट है वेव के केस में, तो यहां पर इसको ऐसे समझो, यहां पर वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो यहां पर अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे तो ब्राइटनेस ज्यादा है। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वेव की ब्राइटनेस कम होती जा रही है, वेव की ब्राइटनेस जो है वो कम होती जा रही है। यहां पर ब्राइटनेस ज्यादा, धीरे 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 वो कम होती जा रही है, राइट? क्योंकि यहां एम्पलीट्यूड ज्यादा, धीरे धीरे वो एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। बट अब जब हम दो स्लिट लगाएंगे तो क्या होगा? ये एक सिंगल स्लिट है, अब डबल स्लिट लगेगी तो क्या होगा वो देखते हैं। ये देखिए, अब यहां पर डबल स्लिट से क्या हुआ, हर एक स्लिट ने वेव्स क्रिएट कर दी। इसे हम कहते हैं कि ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट। ये ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, यानी यहां वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा, यहां कम, यहां ज्यादा, यहां कम, यहां ज्यादा, यहां कम। ऐसा क्यों हुआ? क्यों ऐसा हुआ? ये आप कह सकते हो इंटरफ्रेंस हुआ। वेव्स जो आ रही थी, कुछ जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हुआ, कुछ जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हुआ, और उसके कारण यहां पर कहीं ब्राइटनेस ज्यादा, कहीं ब्राइटनेस कम हो गई। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। गीतांशु या जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए मैं यही कहूंगा कि फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट करो, और नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट हो तब लाइव देखना स्टार्ट करना। बीच में नहीं समझ में आएगा बेटा, राइट? रिकॉर्डेड है, वहां से पहले जल्दी जल्दी देखो, बट साथ में होमवर्क जरूर करना। समझ में आया? तो वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। वेव नेचर इसे कहते हैं फ्रिंजेस, बोला जाता है इसे, फ्रिंजेस बन रही है। ओके, अब हमने वेव में और बुलेट गन्स में डिफरेंस देखा, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में डिफरेंस देखा। वेव नेचर में ऐसी फ्रिंजेज बन रही है। हुआ क्या? जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हुआ वहां एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो वहां ब्राइटनेस बढ़ गई, जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हुआ वहां एम्पलीट्यूड कम हो गया तो ब्राइटनेस कम हो गई। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। ये वापस बता रहा है कि पार्टिकल्स के केस में ऐसा हुआ और वेव के केस में ऐसा होता है। ये दोनों में डिफरेंस है, एक पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है, एक वेव नेचर को शो कर रहा है।
अब हम जा रहे हैं क्वांटम लेवल पर, छोटे से लेवल पर, बिल्कुल ये क्वांटम लेवल पर आ गए। अब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। अब एक सिंगल स्लिट से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, सिंगल स्लिट से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो वही बुलेट की तरह ही आपको एक दिखा वहां पर। लेकिन जब हमने डबल स्लिट से इलेक्ट्रॉन को पास किया, डबल स्लिट से इलेक्ट्रॉन को पास किया, तो यहां पर इंटरफ्रेंस पैटर्न आ गया। एक जगह यानी कुछ जगह इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, कुछ जगह नहीं टकरा रहे हैं, फिर टकरा रहे हैं, फिर नहीं टकरा रहे हैं। इसका मतलब ये कौन सा पैटर्न दिख रहा है? ये तो वेव नेचर हो गई भाई। यहां इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, यहां नहीं टकरा रहे, यहां टकरा रहे हैं, यहां नहीं टकरा रहे हैं। दैट इज वेव नेचर। यानी इलेक्ट्रॉन यहां पर वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं, जबकि हमने क्या एक्सपेक्ट किया था? पार्टिकल्स की तरह। दो लाइंस दिखनी चाहिए थी, एक स्लिट के कारण एक, दूसरे के कारण दूसरी, बट यहां फ्रिंजेस बन गई है। दैट प्रूव्स इलेक्ट्रॉन शोज पार्टिकल नेचर। कोई पूछ रहा है यही डिप? एक एक करके इलेक्ट्रॉन, अभी मैं इसको समझाऊंगा, इसको देख लो। देखते रहो बस केवल। ये क्या हो रहा है अभी मैं समझाऊंगा आपको। वॉल्यूम का इश्यू है। चलो यार, आवाज आई क्या कुछ यार? वापस थोड़ा रिवर्स कर रहा हूं। यूट्यूब पर भी है। आवाज आ रही है कुछ थोड़ी बहुत? If we randomly shoot a small object, say a marble, at the screen, we see a pattern on the back wall where they went through. कुछ को आ रही है, कुछ को नहीं है। बस बढ़िया, इससे ज्यादा नहीं आएगी यार। If we add a second slit, we would expect to see a second band duplicated to the right. Now, वॉल्यूम मैक्सिमम है। the waves hit the slit and radiate out, striking the back wall with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness in the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now there is an interference pattern on the back wall. Places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines. Where they cancel, there is nothing. So when we throw things, that is matter, through two slits, we get this, two bands of hits. With waves, we get an interference pattern of many bands. Good so far. Now, let's go quantum. An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits,
we should get, like the marbles, two bands. What? An interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter through. But we get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. But physicists are clever. They thought maybe those little balls are bouncing off each other and creating that pattern. So they decide to shoot electrons through one at a time. There is no way they could interfere with each other. But after an hour of this, the same interference pattern is seen to emerge. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits, and it goes through neither. And it goes through just one, and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. But physicists were completely baffled by this. So they decided to peek and see which slit actually goes through. They put a measuring device by one slit to see which one it went through and let it fly. But the quantum world is far more mysterious than they could have imagined. When they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of two bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring, observing which slit it went through, meant it only went through one, not both. The electron decided to act differently, so it was aware it was being watched. It was here that physicists stepped forever into the strange, never world of quantum events. What is matter? Pulse or waves? And waves of what? And what does an observer have to do with any of it? The observer collapsed the wave function simply by observing. समझाता हूं आगे वाला पार्ट अभी मैं समझाऊंगा थोड़ा सा आपको। हाँ, क्या है आगे वाला पार्ट वो भी देखते हैं। यानी ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन भी इंटरफेरेंस शो कर रहे हैं, यानी वेव नेचर शो कर रहे हैं। अब वेव नेचर को कुछ ऐसे मान सकते हो, थॉट यह है कि यार कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस हॉल से निकले होंगे, यानी हम तो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं एक साथ, तो कुछ जो यहां से और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनके बीच में इंटरफेरेंस हो रहा होगा। लेकिन अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि एट ए टाइम केवल एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ा गया, एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब जब एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो थॉट तो ही किया, तो वो इधर से जाएगा या इधर से जाएगा। दोनों होल से तो इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, या तो इधर से या इधर से। जब एक ही होल से इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। भाई इंटरफेरेंस तो तब होगा जब यहां से भी इलेक्ट्रॉन आए, मान लो यहां से भी आए। अब जब एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ूंगा, अगर यहां से आ रहा है तो या तो इससे जाएगा या इससे जाएगा, और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फिर तो इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हमने ऐसा किया तब भी हम देखते हैं, यानी एक टाइम पर एक इलेक्ट्रॉन, तब भी हमने क्या देखा कि स्टिल इंटरफेरेंस हो रहा है, स्टिल वहां पर इंटरफेरेंस हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इसका मतलब शायद वो एक इलेक्ट्रॉन जो यहां से जा रहा है वो दो टुकड़ों में टूट गया, एक इससे और एक इससे, तभी होगा। ऐसा ही कुछ हो रहा होगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन जो जा रहा था वो दो इलेक्ट्रॉन में टूट गया, एक इससे निकला एक इससे निकला और उनमें इंटरफेरेंस हो गया। ये सब सुनने में आपको बड़े वियर्ड से लग रहे हैं, लेकिन और कैसे एक्सप्लेन करें इस चीज को, यानी इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या सोचें। तो अब साइंटिस्ट ने देखा कि चलो चेक करते हैं
कि यार वो जो एक इलेक्ट्रॉन हम छोड़ रहे हैं वो इससे जा रहा है या इससे जा रहा है, पता करते हैं, या दोनों से निकल रहा है। अगर वो दोनों से निकल रहा है इसका मतलब वो दो टुकड़ों में टूट रहा है, अगर एक से निकल रहा है तो वो नहीं टूट रहा है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, यूं कह तो यहां पर एक ऑब्जर्वर बिठा दिया, दोनों पर ऑब्जर्वर, जो ये फाइंड आउट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन इस होल से जा रहा है या इस होल से जा रहा है, ये वो पता कर लेंगे। वो कैसे पता करेंगे वो एक अलग बात है, बट यहां पर क्या बिठा दिए, ऑब्जर्वर, जो ये चेक कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है या यहां से जा रहा है। तो हम क्या देखते हैं, जैसे हमने यहां पर ऑब्जर्वर बिठाए, हमने क्या देखा कि या तो इलेक्ट्रॉन इस होल से जा रहा है या इस होल से जा रहा है, दोनों से नहीं जा रहे हैं, दोनों से नहीं जा रहे हैं, मतलब स्प्लिटिंग नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही हमने ये नोटिस किया, ये पता किया कि इलेक्ट्रॉन इस होल से जा रहा है या इस होल से जा रहा है, अब यहां पर इंटरफेरेंस हो ही नहीं रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन मार्बल्स यानी बुलेट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी केवल दो ही जगह टकरा रहे हैं और टकरा ही नहीं रहे हैं। और जैसे ही ऑब्जर्वर्स हटाते हैं, जैसे ही ऑब्जर्वर्स हटाते हैं, फिर से यहां इंटरफेरेंस आने लगता है। ऑब्जर्वर्स बिठा दो, इंटरफेरेंस गायब, ऑब्जर्वर हटा दो, फिर से इंटरफेरेंस आ जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन ने अपनी नेचर ही बदल दी, इलेक्ट्रॉन ने अपना बिहेवियर ही बदल दिया। अब हमारी गाड़ी वहीं फंस गई, क्योंकि जब इंटरफेरेंस, जैसे आपने ऑब्जर्वर बिठाया, इंटरफेरेंस हो ही नहीं रहा है, तो ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं। ऑब्जर्वर हटा दो तो अब इंटरफेरेंस हो रहा है। तो अभी भी हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या वो इलेक्ट्रॉन स्प्लिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्प्लिट हो रहा है क्योंकि स्प्लिटिंग होगी नहीं होगी वो हमें चेक करने के लिए ऑब्जर्वर बिठाने पड़ेंगे, और जैसे ही हम ऑब्जर्वर बिठा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी नेचर ही बदल रहा है। यस, मुझको नहीं समझ सकते तुम, मुझको नहीं समझ सकते, दैट्स द इलेक्ट्रॉन। तुम मेरे बारे में कैसे जानोगे बेटा, नहीं जान सकते। हाँ, दैट इज द मिस्टीरियस नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अभी भी हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रॉन कैसे इंटरफेरेंस कर रहा है। यार एक इलेक्ट्रॉन क्या वो दो टुकड़ों में टूट रहा है, दो टुकड़ों में नहीं टूट रहा है, तो कैसे इंटरफेरेंस कर रहा है। और दो टुकड़ों में टूट रहा तो ये सुन के ही बड़ा अजीब सा लगता है। दो टुकड़ों में टूट के बोलना, ये लैंग्वेज ही ऐसी लगती है जैसे कैसे दो टुकड़ों में टूट जाएगा। हाँ, तो यही क्वांटम मैकेनिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स यही कहती है कि भाई एक लेवल से ज्यादा तुम मुझे नहीं समझ सकते, एक लेवल से ज्यादा तुम मुझे नहीं समझ सकते। और ये जो सारी बातें मैं कह रहा हूं आपको, ये कोई ऐसा नहीं कि मैंने बैठा और मैं कोई स्टोरीज बना रहा हूं मूवीज की, ऐसा कुछ नहीं है। फिनमैन की बुक्स आती है, अभी किसी ने लिखा भी था शायद, फिनमैन की बुक्स, आप सबको फिनमैन का नाम पता है। उनकी फिनमैन सीरीज बुक्स आती है, उसमें एक थर्ड वॉल्यूम है फिनमैन का, क्वांटम फिजिक्स पे, वॉल्यूम 3। उसका पूरा चैप्टर, पूरी बुक नहीं पढ़नी, उसका फर्स्ट लेक्चर पढ़ोगे, फर्स्ट चैप्टर पढ़ो। FEYMAN, फिनमैन, FEYNMAN, फिनमैन, बड़ा वेल नोन साइंटिस्ट, रिचर्ड फिनमैन, बिल्कुल वेल नोन साइंटिस्ट है। उनकी क्वांटम फिजिक्स में, उन्होंने क्वांटम फिजिक्स में काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया। उनका उस बुक का पहला चैप्टर पढ़ोगे तो जो मैं ये सारी बातें बता रहा हूं वो सब आपको समझ में आएगी, वो सब बातें आपको समझ में आएगी। तो ये कुछ मेरा अपना कुछ यूं कह दो कि ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, ये सब जो फिनमैन ने बुक में लिखा है वो ही मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, राइट। तो इवन वो फिनमैन ने जब अपनी क्वांटम फिजिक्स की बुक लिखी ना, तो उसका जब आप इनिशियली प्रीफेस पढ़ोगे, जो स्टार्टिंग में लिखा होता है, तो फिनमैन ने उस पर पता है क्या बोला है कि कोई मेरी बुक को पढ़ के ये ना समझ ले कि उसे क्वांटम फिजिक्स समझ में आ गई, कोई मेरी बुक को पढ़ के ये ना समझ लेना कि उसे क्वांटम फिजिक्स समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि मुझे लिख के समझ में नहीं आई, ये लिखा हुआ है। क्वांटम फिजिक्स को समझना बड़ा मुश्किल काम है, बट यहां से फिर चीजें चेंज होना स्टार्ट हुई।
तो ये तो जस्ट मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया है। व्हाट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, देखो इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यस सर, केतकी ने लिखा, यस सर बिल्कुल यही लिखा है। हाँ गजब की लाइनें हैं भाई। थोड़ा और मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा और आगे बढ़ो तो और हिस्ट्री बताऊंगा। ये जो क्वांटम फिजिक्स का जो डेवलपमेंट हुआ ना, जबरदस्त है। इसकी स्टोरी सुनने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि देखो कंटेंट तो वैसे ही समझ में नहीं आता, क्या समझेंगे हम कंटेंट। आपको पता है ये क्वांटम फिजिक्स स्टार्टिंग में आइंस्टाइन तक को नहीं समझ में आई थी, स्टार्टिंग में आइंस्टाइन तक को नहीं समझ में आएगी। तो यार देखो इतना दिमाग हम जरूर रखें कि जो चीज आइंस्टाइन को समझ में नहीं आई है, तो हम ये सोचे कि हम 2 5 10 दिन में वो समझ जाएं। ये तो सोचो आइंस्टाइन के साथ ज्यादती हो जाएगी ना यार। अगर हम 10 15 दिन में भी समझ जाएं तो फिर आइंस्टाइन आइंस्टाइन नहीं रहेगा, आप सोच सकते हो। तो वी डू नॉट वांट टू डीमोरलाइज आइंस्टाइन, इसीलिए हम नहीं समझेंगे। ये आप कह सकते हो ना। हम्म। यस, चित्रांग जो है वो क्वांटम पर ही कुछ कर रहा है, फिजिक्स में उसका बहुत इंटरेस्ट है, बट एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है डिटेल में। तो क्वांटम फिजिक्स की बहुत बहुत सारी बातें अभी धीरे धीरे और आएगी, तब मैं बताऊंगा। अरे श्रोडिंगर को सबको थोड़ी थोड़ी समझ में आई है, सबको आपको पता है स्टार्टिंग जो की श्रोडिंगर इक्वेशन, लेकिन स्टार्टिंग जो हुई बोहर डिराक और इन्होंने, मैक्स बॉर्न डिराक बोहर, इन्होंने क्वांटम फिजिक्स से स्टार्टिंग की। उसके बाद मैक्स बॉर्न डिरैक के बाद फिनमैन ने क्वांटम फिजिक्स को आगे बढ़ाया। लेकिन एक बात बताऊं, फिनमैन यानी 1930 से लेकर 1940 तक 10 सालों तक फिनमैन ने क्वांटम फिजिक्स को आगे बढ़ाया। लेकिन फिनमैन की जो बातें हैं वो डिरैक या डिरैक बोहर उनको समझ में नहीं आती थी। फिनमैन के बाद क्वांटम फिजिक्स को 1940 से लेकर 1950 तक गोल्डमैन ने आगे बढ़ाया क्वांटम फिजिक्स को। लेकिन जो गोल्डमैन कहता था वो फिनमैन को नहीं समझ में आता था। यानी एक दूसरे के अपोज करते, जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स को धीरे धीरे आगे बढ़ाया वो ही एक दूसरे को अपोज करते थे कि नहीं भी ये गलत है। लेकिन धीरे धीरे विद द टाइम लगा कि नहीं ये सही बात है, विद द टाइम लगा कि नहीं ये जो बात कह रहा है उसमें दम है। तो इस तरह से क्वांटम फिजिक्स में हर साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ ऐड किया, इसने कुछ बताया फिर उसने कुछ किया, फिर उसने कुछ बताया फिर उसने कुछ बताया, धीरे 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 वो सारी चीजें ऐड होती गई। इसकी बीबीसी पर एक बहुत अच्छी, यूट्यूब पर भी मिलेगी आपको, इसकी डॉक्यूमेंट्री है। और ये जो आज का वीडियो भी मैंने दिखाया ये भी आपको यूट्यूब पर दिख जाएगा। डॉक्टर क्वांटम के नाम से एक देखना, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, डॉक्टर क्वांटम, उसके नाम से आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। और एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, बीबीसी ने पूरे इसके अराउंड 4 5 छोटे छोटे टुकड़ों में 45 50 मिनट्स की एक डॉक्यूमेंट्री है, जो केवल कि क्या क्या हुआ उस पीरियड में, किस तरह से डेवलपमेंट्स हुए, उस पर ये सारी चीजें हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है, मजा आएगा अगर आप देखोगे तो देखना जरूर उसको, उसको जरूर देखना। उसका नाम ही पता क्या है, क्लैशेस ऑफ टाइटन्स। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम पता क्या है, क्लैशेस ऑफ टाइटन्स। मतलब कैसे साइंटिस्ट के बीच में क्लैशेस होते हैं, हर एक साइंटिस्ट दूसरे की को अपोज करता है, लेकिन उसी तरह से धीरे 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 ये आगे बढ़ती है। राइट। अरे अनुराग बेटा, 2 होल में ही प्रॉब्लम आ रही है, तुम सेम होल 2 3 कर लो तब भी क्या होगा, तो वेव नेचर ही रहेगी। क्यों तुम आधे घंटे से एक ही लाइन के पीछे पड़े हो, तुम्हें नहीं पता कि मेरे को सब दिखता है, सब दिखता है। आंखें, चश्मा और लगा रखा है, आंखें भी ठीक ठाक है, फिर भी चश्मा भी लगा रखा है। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारे कमेंट नहीं दिख रहे मेरे को, जब इग्नोर कर रहा हूं तुम छोड़ो। यहां पर पहले ही समझ में नहीं आ रहा, 2 होल से ज्यादा हो तो क्या करेंगे, 3 हो तो 4 होंगे तो क्या करेंगे। कमेंट कर चले। एक
अब हर आदमी पता है एक चीज के लाइन में लग जाता, बड़ो बड़ो किसी ने कह लिया चित्रांग भैया आपके स्टूडेंट, वो वही पूछता रहेगा वही पूछता रहेगा, बस उसे कोई मतलब नहीं है। अरे कितनी बार कहा है रिलेवेंट चीजें पूछो, एक बार पूछ चुके हो नहीं बोल रहा हूं उसका मतलब उसको छोड़ो, लेकिन नहीं नहीं। चलो अब यहां पर ये तो चलो जनरल बातें हो गई, अब डी ब्रोगली का स्टेटमेंट लिख लेते हैं और उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है जो हमारे काम के हैं। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, like light particles also show dual nature, that is wave and particle। मतलब पार्टिकल्स भी इंटरफ्रेंस, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस शो करते हैं, वो हमने यहां पर देखा। हाँ बट ये तभी दिखेगा जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाओगे, इलेक्ट्रॉन पर जाओगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बातें करोगे, तब ये हमें कुछ देख पाएंगे। अदरवाइज जो रूटीन लाइफ है उसमें कुछ नहीं समझ में आएगा। 1 ग्राम 1 मिलीग्राम ये मास बहुत ज्यादा उसमें नहीं दिखेगा। इनफैक्ट डी ब्रोगली ने एक फॉर्मूला भी दिया कि अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और अगर वो v स्पीड से मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल की जो वेवलेंथ होगी, उससे जो वेव एसोसिएटेड है उसकी जो वेवलेंथ होगी, उसका एक फॉर्मूला भी डी ब्रोगली ने दिया, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन एम वी, जहां h प्लैंक कांस्टेंट, m उस पार्टिकल का मास और v स्पीड, मास ऑफ पार्टिकल, v स्पीड, h प्लैंक्स कांस्टेंट। ये क्या है? इनफैक्ट इसको पता है क्या बोला जाता है? डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ वो ही नाम दे दिया गया। यानी ये वेवलेंथ तो है लेकिन इसकी पिक्चर नहीं बना सकते आप। नॉर्मली हम पिक्चर किसकी बनाते हैं? वही यानी स्ट्रिंग वेव। ये पिक्चर हम ऐसे बना देते हैं कि ये स्ट्रिंग वेव है, इससे वेवलेंथ समझ में आ जाएगी, ये वेवलेंथ होती है। अब वर्ड तो हम यहां पर भी वेवलेंथ बोल रहे हैं, लेकिन यहां पर आप मुझसे पूछो कि सर ये वेव का डायग्राम बना दो, वो नहीं बना सकते। ये बहुत बढ़िया कंफ्यूजन है। अगर आपको लग रहा है, किसी को लग रहा है कि सर कंफ्यूज हो रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत सही है भाई, बहुत सही। अगर जिसको लग रहा है कि मुझे सब समझ में आ रहा है तो उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि कुछ समझने वाला बचा ही नहीं। यहां तो सब कंफ्यूजन हो रहा है, सब कंफ्यूजन है, समझ में कुछ नहीं आएगा। पार्टिकल की वेव, अब क्या बोलो, क्या सोचूं, कुछ नहीं देख सकते। इमेजिन कर लिया तो और गलत है, अगर तुम्हें फील आ गया तो गलत है। फील आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पता ही नहीं क्या है। हमें स्ट्रिंग वेव जरूर दिखती, ये वेवलेंथ है, यहां वेवलेंथ बोलेंगे जरूर कि वेवलेंथ है, बट पिक्चर नहीं बना सकते, देख नहीं सकते। और ये ध्यान रख लेना, फिर से बताऊं, बहुतों को क्या लगता है, अच्छा इलेक्ट्रॉन वेव है तो यानी इलेक्ट्रॉन वेव है तो पहले हम ये सोचते थे कि इलेक्ट्रॉन एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, अब इलेक्ट्रॉन वेव है तो मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 ट्रेवल कर रहा होगा। ये ऐसा नहीं है भाई, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 ट्रेवल कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आप पूछोगे सर फिर कैसा है, वो नहीं पता। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन को वेव बोलते हो तो अभी आप कहता देते हो ना कि एक पार्टिकल यहां पर है, ये पार्टिकल यहां पर है, ये पार्टिकल यहां पर है। जब वेव बोलते हो तो वो उसका कोई एंड नहीं होता। एक वेव का कोई एंड और कोई स्टार्टिंग नहीं, वेव पूरी होती है। तो ये कहना कि ये पार्टिकल यहां पर है तब तक तो ठीक है, बट एक वेव यहां पर है, वेव एक पॉइंट नहीं हो सकती। पार्टिकल एक पॉइंट की तरह होता है, वेव नहीं होती है। जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूं, जो रियलिटी है वो बता रहा हूं। ये नहीं कि देखो तुम्हें खुश करते हैं, मजा, अब देखो ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं भाई। हाँ अभी तो और धीरे धीरे और कुछ कुछ चीजें आएगी। तो फाइनली ये डी ब्रोगली का फॉर्मूला। अब इसको सिंपल, पहले तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो कि ये क्वेश्चन है तो ये आंसर है। ये नहीं एग्जाम में कोई नया चीज नहीं पूछी जाएगी। डी ब्रोगली पर क्वेश्चन फिक्स है, डी ब्रोगली के आंसर फिक्स है। अच्छी बात पता है क्या इस चैप्टर में, नया क्वेश्चन कुछ नहीं बनेगा, जो है क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे।
क्यों? क्योंकि नया तो कुछ भी सोच ले, ऑलरेडी जो है वो बड़ा अजीबोगरीब है, तो इसमें कोई अपने मन से थोड़ी कह सकता कि यार ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या, अरे क्या पता क्या हो रहा है। तो जो है वही पूछा जाएगा। तो पहली चीज ये फॉर्मूला वेवलेंथ, ये ध्यान रखना, ये पार्टिकल की वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला है, ये पार्टिकल्स के लिए लगेगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन एक क्या होता है, E इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा, यहां से भी वेवलेंथ निकलती है, ये किसके लिए लगेगा, फोटोन के लिए। दो हम बात करते हैं कि दोनों की ड्यूअल नेचर होती है, लेकिन फॉर्मूले दोनों के अलग अलग है। फोटोन की वेवलेंथ निकालनी ये फॉर्मूला, पार्टिकल की वेवलेंथ निकालनी ये फॉर्मूला, इंटरचेंज नहीं करोगे, इंटरचेंज नहीं करोगे, ये ध्यान रखना। अब इसी फॉर्मूले को मैं रीअरेंज कर रहा हूं, इसी फॉर्मूले को मैं रीअरेंज कर रहा हूं। और कैसे रीअरेंज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर विच इज काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो m v का होल स्क्वायर, ये 2 तो इधर आ जाएगा, एक m से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू के। अगर इस वैल्यू को यहां से इस वैल्यू को हम यहां पुट कर रहे हैं तो लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2m के। ये अलग अलग रखना, फॉर्मूले मिक्स मत कर देना, ये अलग चीज है, ये पूरा अलग बता रहा हूं। यानी वेवलेंथ निकालनी है तो मास पता हो, वॉल्यूम पता हो या काइनेटिक एनर्जी पता हो, और यहीं से देख सकते हो m की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। अभी एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा तब थोड़ा आइडिया लगेगा आपको, तब थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। तो लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट एम के ई। इवन इसको हम अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल है और उसको v पोटेंशियल से एक्सिलरेट किया है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, qv। उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, qv। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह qv लिख सकता हूं। और फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का तो m भी फिक्स है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी फिक्स है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, h की वैल्यू भी फिक्स्ड है। तो q9 सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दे तो फॉर इलेक्ट्रॉन ये फॉर्मूला रिड्यूस होके ऐसा आ जाता है 150/v इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। ज्यादातर क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन पर ही आते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालो, अगर उसका पोटेंशियल पता है कि उसको 10 वोल्ट से एक्सीलरेट किया है तो ये उसकी वेवलेंथ होगी, 20 वोल्ट से एक्सीलरेट किया है, वेवलेंथ निकाल लो। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, राइट। तो यहां पर देखो कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं, मुझे नहीं पता वो पहली बार ज्वाइन किया, वो तो खैर ठीक है, बट पहली बार ज्वाइन कर रहे हो, क्लास के बीच में कैसे ज्वाइन कर रहे हो आई डोंट नो, क्योंकि आपके पास अगर ज्वाइन किया तो टाइम टेबल होगा। तो प्रणय या जो भी है, रूपेश, कुछ बेसिक चीजें चैप्टर के बीच में कभी नहीं समझ में आता है, राइट। तो आप पहले लेक्चर से देखना स्टार्ट करो और टाइम टेबल को सही देखो, कभी भी चैप्टर लेक्चर स्टार्ट हो रहा है तब से हम देखना स्टार्ट करें, बीच में नहीं। आप सोचें यहां पर आप नहीं पढ़ रहे हो, यहां पर ऑलरेडी देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ऐसे में हर एक का रिप्लाई करने लगा तो यहां पर मेरी क्लास ही नहीं होगी, राइट। तो कभी भी कुछ पूछना है या तो क्लास के स्टार्टिंग में हो या एंड में हो, बीच में मत पूछो। ये आई थिंक तुम्हें समझ में आना चाहिए और तुम बार बार वो लिख रहे हो। तो फाइनली यहां पर डी ब्रोगली के ही अलग अलग फॉर्मूले हैं, ये भी एक फॉर्मूला डी ब्रोगली का, ये भी एक फॉर्मूला डी ब्रोगली का ही, ये सब डी ब्रोगली के ही फॉर्मूले हैं जो कि अलग अलग वेरिएबल्स की टर्म में जो भी डेटा दे रखा हो उससे आप सॉल्व कर सकते हो, उससे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन देता हूं आपको यहां पर, फाइंड डी ब्रोगली wavelength for first a particle of mass
66.6 ग्राम, 66.6 ग्राम moving at a speed फाइव हंड्रेड बाय 18 किलोमीटर पर आवर, 500 बाय 18 किलोमीटर पर आवर। अब आपको इस फॉर्मूले में सारे डेटा पुट करके वेवलेंथ निकालनी है। देखते हैं कैसे यूनिट्स का कन्वर्जन करते हो, क्या आंसर आता है बताओ। देखें, ओके, इट्स ओके प्रणय, कोई नहीं, बट बेटा क्लास के बीच में मैं जो पढ़ा रहा हूं तो नहीं रिप्लाई कर सकता, ये चीज समझो। आप समझो ना, आप किसी ऑफलाइन क्लासरूम में घुस जाओ और क्लास चलती हुई है, टीचर पढ़ा रहा और आप कह दो सर, ऐसे पूछते हो क्या कभी? नहीं पूछते ना। जब टीचर पढ़ा रहा है, हाँ टीचर नहीं पढ़ा रहा है, तब आप बात करोगे। आंसर बताइए कितना आ रहा है? 10⁻32 शुभम का आंसर आया है। यूनिट्स भी लिखो बेट, साथ में यूनिट्स भी लिखो। अनुष्का दाखड़ मैसेज चलेगा 3.6 इंटू किसी का 10⁻34 भी आ रहा है, 31 भी आ रहा है, 3.6 इंटू 10⁻37 भी आ रहा है। वन मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करते हो? मीटर पर सेकंड अगर 1 है तो किलोमीटर पर आवर में वैल्यू ज्यादा होती है। 1 मीटर पर सेकंड को 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये किस में आ जाता है? किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए 18 गलत कर दिया क्या? उल्टा कर दिया ना मैंने। तो उल्टा करते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन। उल्टा करना पड़ेगा, रुको, ये गड़बड़ हो रही। 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू दिस वन, तो 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से, तो इसको बदलता हूं, इसको मुझे बदलना पड़ेगा। 18/500 करो,
या रुको, 180/5 इसको करो सो, अब करो। अब वापस से आंसर निकालो। यानी यू सोच लो कि 36 यानी 180/5 यानी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई चल रहा है। आयान कह रहा कि सर आपकी भावनाओं को समझ गए थे तो हमने गलत, आपने गलती की और हमने गलत करके उसको सही कर दिया। बहुत बढ़िया जी। अब बताइए आंसर क्या आएगा। बहुत वेरी कर रहा भाई, किसी का 10⁻32, किसी का -36, किसी का -35, किसी का -39। चलिए करते हैं। तो वेवलेंथ निकालनी तो सारे डेटा किस में पुट करेंगे, एसआई सिस्टम में। 6.62 इंटू 10⁻34 ये एसआई सिस्टम में है। मास किस में पुट होगा, मास किस में पुट होगा, जो दे रखा है वही पुट कर दें। हाँ, किलोग्राम में, किलोग्राम में, यानी इंटू 10⁻³ किलोग्राम में। और ये डेटा जो है 180/5 ये तो किलोमीटर पर आवर है, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड्स में। मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, किलोग्राम। अब सॉल्व करो इसको। 5 से 5 यहां कितना रह गया, 10। यहां कितना आ गया, 10। आंसर इज 10⁻⁻1 बचा, ऊपर जाएगा +1, 10⁻⁻33। बहुत कम। ये किस यूनिट में आई, मीटर। मीटर में, जो कि बहुत ही कम है। 10⁻⁻33 मीटर। आप सोचो, प्रैक्टिकली आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओ, प्रैक्टिकली 10⁻⁻10 को भी ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो ये तो उससे भी बहुत कम है। इसीलिए नॉर्मली जो डेली लाइफ में पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए ये डी ब्रोगली वेवलेंथ बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है। तो अब यहां पर सब सही किया बेटा, सुन देख लो यहां पर। तो अब मैं इसको, यानी नॉर्मल वे में तो पार्टिकल्स जिनका मास बहुत ज्यादा उसमें बहुत कम होगा। हाँ, और अगर हम इसमें ट्राई करें, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दो पार्ट देता हूं, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के केस में कैलकुलेशन होगी मूविंग विथ कोशिश करता हूं थोड़ा सा डेटा सिंप्लीफाई करने की। 6.62/9.1 मीटर इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन moving with electron accelerated by 6
volt. Electron accelerated by 6 volt. या electron moving with 6 electron volt kinetic energy. बिल्कुल सही रजत, सेकंड का 5 एंगस्ट्रॉम। बिल्कुल सही, सेकंड का आंसर 5 एंगस्ट्रॉम। कोई फॉर्मूला नहीं दिखा रहा हूं बेटा, लिख चुके होंगे अब। तुमने बैठे बैठे यहां पर क्या मस्ती मार रहे हो? फॉर्मूला दिखा दो यश। तो तुम इतनी देर क्या बस वीडियो बैठ रहे हो, देख रहे हो, नोट्स नहीं बना रहे हो? तुमने एक फॉर्मूला नहीं लिखा इतनी देर में, वो भी मैं दिखाऊं? रहने दो बेटा, ऐसे मत होगी पढ़ाई, मुश्किल है। सेकंड और थर्ड पार्ट का आंसर सेम होगा। सेकंड और थर्ड पार्ट का आंसर सेम होगा। फर्स्ट पार्ट के लिए तो डेटा पुट करने होंगे हमें यहां पर। तो फर्स्ट पार्ट में लेमडा इक्वल्स टू 6.62 इंटू 10 की पावर -34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, 6.62 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर 7। ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, ये किलोग्राम में, ये मीटर पर सेकंड में, तो ये 10 की पावर -3, बिल्कुल सही, 10 की पावर -10। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सही आंसर फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा लगा लो? इलेक्ट्रॉन को कितने वोल्ट से एक्सीलरेट किया है? 6 वोल्ट से, यानी V 6 वोल्ट, एंगस्ट्रॉम यानी 5 एंगस्ट्रॉम। थर्ड पार्ट क्वेश्चन वही है, अगर काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये सोच लो कि उसको 6 वोल्ट से एक्सीलरेट किया है। काइनेटिक एनर्जी अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये सोचो उसे 6 वोल्ट से एक्सीलरेट किया है, यानी इसका आंसर भी 5 एंगस्ट्रॉम ही होगा। 5 एंगस्ट्रॉम ही होगा। यहां वैल्यूज थोड़ी सिग्निफिकेंट हुई है, यहां एंगस्ट्रॉम में तो आई है, उसके ऊपर अगर हमने उसका पार्टिकल्स की बात की तो 10 की पावर -30 की रेंज में। जब तक मास बहुत कम नहीं होगा, क्योंकि स्पीड तो देखो 10 की पावर 8, 7 इससे ज्यादा हो नहीं सकती, तो उसके लिए जरूरी है कि मास बहुत कम होना चाहिए। मास 10 की पावर -28, 30 इस रेंज में आना चाहिए, तब जाके वो वेवलेंथ कुछ ऐसी होगी जिसको हम मेजर कर पाएंगे। तो इसीलिए ये डी ब्रोगली वाला सारा कॉन्सेप्ट तब पिक्चर में आता है जब आप इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स इस लेवल पर जाते हो, तभी ये सिग्निफिकेंट होगा, अदरवाइज ये बहुत कम होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में लगा दिए। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा आप ये फॉर्मूले लगा सकते हो, डायरेक्ट √150/V वाला, तो यहां से हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहीं पर अब ये तो फॉर्मूला हो गया। यहां पर एक चीज मैं अब बता देता हूं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपको क्या होने वाला है? सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होने वाला? अब हमारे पास वेवलेंथ के 2 फॉर्मूले आ गए, वेवलेंथ के 2 फॉर्मूले आ गए। कंफ्यूजन कहां होगा वो मैं बता देता हूं। और एक है फोटोन के लिए क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालो, फोटोन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। फोटोन की वेवलेंथ पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूले इंटरचेंज हो जाते हैं, जबकि दोनों फॉर्मूले अलग अलग है। ऐसा लगता है सर नहीं होगा, लेकिन हो जाते हैं। क्वेश्चन, एक फोटोन की हमें एनर्जी दे रखी है तो यहां से फोटोन की वेवलेंथ निकलेगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे रखी है तो यहां से निकलेगी। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे रखी, काइनेटिक एनर्जी, उसको यहां पुट करके यहां से वेवलेंथ निकाल देते हैं। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को यहां पुट करके वेवलेंथ निकाल देते हैं और कह देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है, जो कि गलत है। ये फोटोन के लिए, ये इलेक्ट्रॉन के लिए, दोनों फॉर्मूले अलग अलग है। अब क्यों गड़बड़ होती वो बताता हूं, क्यों गड़बड़ होती वो बताता हूं। होता क्या है,
क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझो, बोलूंगा तो फिर वापस भूल जाओगे। फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन emitted and its wavelength if an electron moving with 310 electron volt kinetic energy is brought to rest. (310 electron volt kinetic energy is brought to rest. इसका क्या मतलब हुआ? एक इलेक्ट्रॉन जो है इतनी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा था और हमने उसको रोक दिया। क्वेश्चन आता है उसकी एनर्जी कहां जाएगी? उसकी एनर्जी कहां जाएगी? एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, तो जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या होगी? रिलीज हो जाएगी। और रिलीज होगी तो किसकी फॉर्म में होगी? फोटोन की फॉर्म में होगी। यानी जब ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर आएगा तो ये एक फोटोन एमिट करेगा और उस फोटोन की एनर्जी जो होगी वो इतनी होगी। तो आपको उस फोटोन की एनर्जी और उसकी वेवलेंथ निकालनी है। तो अब ये है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, लेकिन अब ये जीरो हो गई, तो ये एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की थी अब वो किसकी एनर्जी हो गई? फोटोन की। यानी एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जो काइनेटिक एनर्जी थी कितनी? 310 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो अब फोटोन की एनर्जी हो गई। तो फोटोन की एनर्जी और वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ के लिए क्या करोगे? आपको भी पता है, एनर्जी पता है 310 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन वेवलेंथ। तो लेमडा इक्वल्स टू ये 4 टाइम्स आ जाएगा 4 नैनोमीटर, यानी 40 एंगस्ट्रॉम। अब गड़बड़ क्या होती है? सर ये तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और आपने यहां क्यों पुट कर दी? अरे भाई इलेक्ट्रॉन की थी जो अब फोटोन में आ गई, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है लेकिन पुट यहां कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अब रहा और उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। हाँ, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताओ इस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होगी? जब ये मूव कर रहा था तब उसकी वेवलेंथ क्या होगी? तो उसके लिए फॉर्मूला ये लगेगा। यानी चाहो तो लिख सकते हो, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट वाज मूविंग। फाइंड wavelength of electron when it was moving, जब ये मूव कर रहा था। अब फॉर्मूला कौन सा लगूंगा? लैम्डा इक्वल्स टू, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी 310 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ आंसर क्या होगा? फाइंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट वाज मूविंग, जब वो मूव कर रहा था तो उसकी वेवलेंथ बताओ। बिल्कुल, वेरी गुड अनुषा धाकड़, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब फॉर्मूला ये लगेगा अंडर रूट 150 और 310 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 310 यानी अंडर रूट 15/31। राजवीर, सोहेब, भावेश, बहुतों के आंसर आ गए। वेरी गुड, एक्सीलेंट। समर्थ, मतलब बातें मेरी समझ में आ रही है। तो ये कंफ्यूजन होता है, कभी कभी ऐसा होता है एक फोटोन की एनर्जी है लेट्स से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
उस फोटोन को किसी इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया तो फोटोन तो खत्म। जैसे ही उसको इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया फोटोन खत्म। अब वो जो फोटोन की एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल सकता हूं। तो फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फोटोन को ट्रांसफर हो सकती है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्या पूछा जा रहा है वो समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फोटोन को, फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो सकती है, फोटोन अलग इलेक्ट्रॉन अलग। और इसमें कंफ्यूजन पता और कब बढ़ जाता है, कंफ्यूजन जब वो फोटो इलेक्ट्रॉन वर्ड आ जाता है। अब फोटो इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसमें दोनों वर्ड आ गए फोटोन इलेक्ट्रॉन, ऐसा लगता है ये तो इनका डुअल नेचर वाला कुछ नई चीज आ गई। अरे फोटो इलेक्ट्रॉन इज सिंपली इलेक्ट्रॉन ही है वो, बट वो कंफ्यूजन और बढ़ा देता है। फोटो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालो, जनता फोटोन की वेवलेंथ का वाला फॉर्मूला लगा देती है। फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन है। समझ में आई बात? ये एंगस्ट्रॉम में होगी बेटा, ये अलग है, ये अलग है। राइट अब इसी में एक छोटा सा पार्ट और है, वो और समझाता हूं। एक्चुअली आपको तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को हम यूज करें ना, तो उससे बोहर का जो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है उसका फॉर्मूला निकल के आ जाता है। बोहर के क्वांटाइजेशन का जो फॉर्मूला है बोहर मॉडल, वो हम डिराइव कर सकते हैं। यानी हेडिंग आप कुछ इस तरह से डाल सकते हो, डेरिवेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम by de Broglie hypothesis. By de Broglie hypothesis. आयुष कह रहा है स्कूल का लेवल आईआईटी का 50% भी नहीं है। बेटा 50% बहुत बड़ा नंबर बोल दिया तुमने, 5% भी ज्यादा है। स्कूल अलग चीज है, आईआईटी अलग चीज है। सोनाक्षी जी का कहना पहले केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती थी बट अब फिजिकल पढ़ने में मजा आता है। वेरी गुड, चलो मुझे भी पढ़ाने में मजा आता है आप लोगों को। बड़ा बहुत बहुत शानदार, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत जल्दी रिप्लाई आता है। और मैं गारंटी कहता हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ, इस बार का जो हमारा ऑनलाइन का रिजल्ट है उसमें से रैंक 36 आई है, आपको पता है 42 आई है, 162 भी आई है, 170 भी आई है, और भी रैंक्स आई है। प्योरली ऑनलाइन आपकी भी वही आ सकती है, और अच्छी आ सकती है। बस फॉलो करते रहो, पढ़ते रहो, ढंग से पढ़ते रहो, रैंक आ जाएगी। और मुझे वो स्पार्क दिखता है पेज में, जिस क्विक, जितना जल्दी आप रिप्लाई करते हो वो सब मुझे दिखता है। तो यस वी कैन, हम कर सकते हैं सीरियसली। तो बस कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं, आई मतलब एनएसईसी वो सब सब करेंगे, डोंट वरी। आज केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ, फोड़ दिया मैंने, वाह। अलशत का कहना है ऐसे मत कमेंट करो यार, मैं कहता ना मक्खन की तरह पिघल जाऊंगा फिर मैं। हाँ तो भाई मैं ज्यादा राइट। थोड़ा सा समझाता हूँ, थोड़ा सा इस चीज को भी समझाते हैं। क्या मैंने स्कूल के टीचर को मोल कॉन्सेप्ट की शीट का एक क्वेश्चन दिया था? मत करो बेटा प्रणव, कुछ मत ऐसा करो।
स्कूल में बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, हम जेई के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, जहां जैसा चाहिए वैसा पढ़ना है। ऐसा कुछ भी स्कूल में जाके हम कुछ स्टंटगिरी नहीं करने वाले। स्कूल में जाओ तो चुपचाप पढ़ो और वापस। हम्म। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। चलो अब वापस इस पर आते हैं, थोड़ा सा एक चीज और समझाता हूं। आपको पता है जो वेव्स होती है ना, वेव्स, इसको एक अलग अलग तरह की वेव्स होती है, साइन वेव, कोसाइन वेव, जैसे स्ट्रिंग वेव, वाटर वेव्स, ऐसे वेव्स की भी बहुत अलग अलग तरह की होती है। आप फिजिक्स में इन वेव्स की इक्वेशन भी पढ़ोगे, फिजिक्स में वेव्स की इक्वेशन भी पढ़ोगे। उसी तरह से एक और वेव होती है जिसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, पूरा तो आज नहीं हो पाएगा। स्टैंडिंग वेव, ये पता क्या होती है? ये आप सबने हो सकता है प्रोड्यूस की होगी। स्टैंडिंग वेव का एक एग्जांपल देता हूं। आपने कभी ऐसा किया है? आजकल तो खैर सारे प्लास्टिक के ढक्कन आ गए, बट जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती ना, उसका जो ग्लास वाली, उसका जो ढक्कन होता ना, उसमें 2 होल करो, उसमें एक धागा फंसाओ, पूरा राउंड वाला, इधर से उधर घुमा के उसके बांध दो गांठ, उन दोनों एंड को अंगुलियों में ऐसे फंसाओ, और फिर उसको ऐसे 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 करो, बहुत देर तक करते हो। और फिर थोड़ी देर के बाद जब अच्छे खासा वो टर्न हो जाते हैं ना, फिर आप देखो उसको ऐसे ऐसे करो, यूं, ऐसा लगता है कि अपने आप हाथ पास में जाता है। और किया है। हाँ, वो फिर करी घुमाना, इस तरह से कुछ है। फिरकनी, सही कहा किसी ने, फिरकनी जिसे बोलते हैं। अगर आप उस धागे को ढंग से देखोगे ना, तो आपको लगेगा धागा जो ना स्प्लिट कर गया। एक्चुअली आपने उसको इतनी ज्यादा, आपने जो एनर्जी दे दी ना, वो एनर्जी उस धागे में स्टोर हो गई, उस धागे में स्टोर हो गई, वो एनर्जी धागे में स्टोर हो गई। अब वो एनर्जी जा नहीं रही है, वहीं है। इसीलिए आप दूर दूर लेके जाते हो ना, हाथ वापस पास आता है। आप दूर लेके जाओगे फिर वो खींचेगा, फिर दूर लेके जाओगे, स्प्रिंग की तरह हो जाता है, एक स्प्रिंग की तरह आ जाता है। इसी चीज को ऐसे समझाता हूं, यानी एक ये जो एक धागा बंधा हुआ, इस धागे को अगर आप प्लग करते हो ना, तो ये धागा आप कभी नोटिस करोगे इस तरह से, अगर ये तो बहुत, चलो, तो ये इस तरह से धागा वाइब्रेट करने लगता है, धागा वाइब्रेट लगना, और समटाइम्स ये इतनी स्पीड से वाइब्रेट करता है कि आपको लगता है कि वो जो एक थ्रेड थी ना, वो स्प्लिट कर गई, छोटे छोटे धागे से टूट गई। इतनी स्पीड से ये फटती है, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली यहां पर कुछ दिखता है। इवन यहां पर ऐसा होगा, या तो वो ऐसे वाइब्रेट करेगी, या फिर वो ऐसे करती है, ऐसे भी करती है, या तो एक लूप या 2 लूप, इस तरह के लूप्स वहां बनते हैं, 1 2 3, इस तरह के लूप्स वहां पर कुछ बनते हैं। इसको प्लग कर दो तो ये ऑसिलेट करता ही रहता है। यानी स्टैंडिंग वेव के लिए कहा जाता है कि एक ऐसी वेव होती है जो एनर्जी को स्टोर कर लेती है। नॉर्मली हम वेव के लिए क्या कहते हैं कि वेव एक एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, यही होता है। पानी में वेव्स जनरेट होती, टकराती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। बट स्टैंडिंग वेव एक ऐसी वेव होती है जो एनर्जी को स्टोर करती है, एनर्जी को स्टोर करती है। यानी इस धागे, वैक्यूम अगर है, आपने इस धागे को प्लग कर दिया, ये धागा ऑसिलेट करता रहेगा। वैक्यूम है तो वो एयर के कारण फिर ऐसा नहीं होता। हाँ, गिटार में हो जाता है। आप 11th-12th में थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करोगे, 11th-12th में आप फिजिक्स की लेबोरेटरी में जाओगे ना, तो वहां ऐसा होता है। गिटार की स्ट्रिंग में भी ऐसा हो सकता है, जो मैं आपको बता रहा हूं, उसको प्लग करो, वो ऐसे इतना स्पीड से वाइब्रेट करता है कि ऐसा लगता है कि यार ये तो कुछ वायर टूट गया। तो ये, इसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव्स, जो कि एनर्जी को स्टोर कर लेती है। अब जो स्टैंडिंग वेव होती है ना, उसमें क्या होता है, हर पॉइंट का एम्पलीट्यूड अलग होता है। इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा, इसका एम्पलीट्यूड कम, इनफैक्ट इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड ही 0 होता है। जिस पॉइंट का एम्पलीट्यूड 0 होता है उसे बोला जाता है नोड, और जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उसे बोला जाता है एंटी नोड। नोड और एंटी नोड, जहां एम्पलीट्यूड ज्यादा एंटी नोड, जहां एम्पलीट्यूड 0 नोड। राइट।
तो ये अभी ये टर्मिनोलॉजी आगे और यूज आएगी, नोड एंटी नोड, ये वर्ड बहुत आगे हम यूज होगा। तो दिस इज द स्टैंडिंग वेव। अब इसका यूज क्या है जो हम पढ़ रहे हैं वो मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। जो हम पढ़ रहे हैं उस पर इसका क्या यूज है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, है ना। बट ये ध्यान रखना स्टैंडिंग वेव के बारे में थोड़ा बहुत होमवर्क दे देता हूं मैं आपको थोड़ा बहुत। आज की क्लास में कहां तक ये था, अच्छा 1 to 10 ही दिया था। तो S1 में कहां तक कर चुके हैं भाई हम, S1O1 में O1 में फोटो इलेक्ट्रिक के सारे क्वेश्चन हो गए क्या? तो अप टू 50, एक दो क्वेश्चन नहीं होंगे कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन अभी नहीं होंगे, कुछ एक दो चीजें बाकी है तब हो जाएगा। चलो यही होमवर्क है बस और कुछ नहीं, इतना ही होमवर्क है। नमामि अभी रुको बेटा, नोड पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, मींस एम्पलीट्यूड जीरो, आगे आएगा बेटा, नमामि आगे आएगा, ठीक है। तो इतना ही होमवर्क है O1 अप टू 50। चलिए बाय बाय।